हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो हम पढ़ेंगे यूनिवर्स के बारे में, यानी कि ब्रह्मांड के बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे यूनिवर्स क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई है और उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होती है। तो आइए समझते हैं ब्रह्मांड के बारे में। तो देखिए, ब्रह्मांड में क्या क्या होता है। ब्रह्मांड एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत बहुत सारी आकाशगंगाएं पाई जाती है, बहुत सारे तारे पाए जाते हैं और उस तारों के चारों ओर ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, उसमें खगोलीय पिंड होते हैं, धूमकेतु होते हैं और धूल कण होते हैं, धूमकेतु होते हैं और अन्य पदार्थ और साथ साथ ऊर्जाएं होती है। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा क्षेत्र जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें होती हैं, तो उसको हम सम्मिलित रूप से ब्रह्मांड कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। जिसमें क्या होता है, आकाशगंगा होती है, यानी कि जो तारे होते हैं, जो हमें सूर्य दिखाई दे रहा है, ऐसे तारे होते हैं। उन तारों का जो समूह होता है उसे हम कहते हैं आकाशगंगा। और बहुत सारी आकाशगंगाओं में बहुत सारे तारे होते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ग्रह होते हैं, उपग्रह, खगोलीय पिंड होते हैं और उल्का पिंड होते हैं, ठीक है। और धूल कण होते हैं, ऊर्जाएं होती है, धूमकेतु, ये सारी चीजें होती है, बहुत ज्यादा होती है संख्या में और उसको हम गिन नहीं सकते। ये इनकी जो संख्या होती है अज्ञात होती है, क्योंकि जो हमारा ब्रह्मांड है वो 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हम इसकी संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसी वजह से ब्रह्मांड का जो व्यास है उसको हम अज्ञात मानते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा की फिक्स संख्या बताई है, कुछ तारों की, ग्रहों की संख्या बताई है, लेकिन हम आमतौर पर इसको अज्ञात, इसका व्यास अज्ञात कहते हैं, क्योंकि ये इसका जो व्यास है वो 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, बहुत ज्यादा स्पीड से लगातार एक्सपेंड होता जा रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ये सारी चीजें आखिर बनी कैसे है। तो हम बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर ज्यादा लोग हैं वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप 2024-2025 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है कि अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर अप टू 50% तक ऑफ मिलेगा। बैचेस 27 अप्रैल से चालू हो रही है। गाइडेंस के लिए आपके पास टॉप एजुकेटर है, जैसे मृणाल सर, सुदर्शन सर, सिद्धार्थ सर। 2026 के लिए भी ऑफर है, लिमिट पीरियड के लिए 24 अप्रैल तक। अनअकैडमी की तरफ से आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया तो आपको मेंस की तैयारी अनअकैडमी करवाएगा। अगर आपने मेंस क्लियर कर लिया तो आपकी इंटरव्यू की तैयारी अनअकैडमी करवाएगा। अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिफंड हो जाएगी। यह तैयारी अनअकैडमी के दिल्ली सेंटर में की जाएगी एंड अनअकैडमी विल बेयर द कॉस्ट। अगर आप बाई चांस प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू किसी भी स्टेज को नहीं निकाल पाते हैं तो आपको 2 ईयर तक का एक्सटेंशन मिल सकता है। लक्ष्य बैच हिंदी माध्यम वालों के लिए है। टॉप एजुकेटर रहेंगे सुनील सर, मधुकर सर, सुमित सर, नवीन सर। आरंभ बैच जो इंग्लिश में है, टॉप एजुकेटर रहेंगे सिद्धार्थ अरोरा सर, मृणाल पटेल सर, पवनीत सर, सुदर्शन सर। जल्दी एनरोल कीजिए क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 24 अप्रैल तक ही वैलिड है। यूज कीजिए मेरा कोड IES24 और पाइए अप टू 50% तक डिस्काउंट। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अब आते हैं वापस टॉपिक पर और हम पढ़ रहे थे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। तो चलिए देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक सर्वमान्य सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं बिग बैंग सिद्धांत। सिद्धांत बहुत सारे दिए गए हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसे हुई है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मान्य है वो है बिग बैंग सिद्धांत। तो आज हम बिग बैंग सिद्धांत के आधार पर ही समझेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि आज का जो ब्रह्मांड है उसमें ये सारी चीजें, यानी कि आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह, उपग्रह, ये सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें पहले एक छोटे से बिंदु में समाहित थी। इसका द्रव्यमान बहुत ही ज्यादा हाई था और द्रव्यमान बहुत ज्यादा होने के कारण इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। चीजें लगातार एक्सपेंड होती जा रही थी और इसका जो व्यास था वो बहुत ज्यादा छोटा था, ठीक है। व्यास छोटा होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल नहीं रह पाया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया। तो इसमें क्या हो गया, विस्फोट हुआ तो ये छोटा सा बिंदु छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, असंख्य कणों में टूट गया और फैल गया। फैलने के बाद तुरंत 1.43 सेकंड में ही आज का जो ब्रह्मांड हमें दिखाई दे रहा है, आज का जो ब्रह्मांड पढ़ते हैं, इस ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। यानी कि इतनी सारी गैलेक्सी बन गई, इतने सेकंड में इतनी सारी गैलेक्सी बन गई, तारे बन गए, ग्रह बन गए, उपग्रह, खगोलीय पिंड, धूल कण, धूमकेतु, ये सारी चीजें इतने कम समय में
इसका विस्फोट होने की वजह से ये सारी चीजें अचानक से बन गई, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें इसके अंदर समाहित थी, जैसे ही विस्फोट हुआ, फैला हुआ, तो ये सारी चीजें बन गई, ठीक है। और तब से लेकर आज तक लगातार मतलब ब्रह्मांड एक्सपेंड होता जा रहा है, ये सारी चीजें बढ़ती जा रही है और ब्रह्मांड 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ब्रह्मांड अज्ञात है, क्योंकि हम इसकी गणना नहीं कर सकते हैं। जो आकाशगंगा, तो हम ब्रह्मांड को इस तरह से समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड में करीब 100 अरब आकाशगंगाएं पाई जाती है। 100 अरब आकाशगंगाएं पाई जाती है। प्रत्येक आकाशगंगा में करीब 100 अरब तारे पाए जाते हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे पाए जाते हैं। प्रत्येक तारे का अपना अपना सौर मंडल होता है, उसमें ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, धूमकेतु होते हैं जो उसके चारों चक्कर लगाते हैं, और धूल कण होते हैं, ठीक है, गैसेज होती है। तो उसका जो प्रत्येक तारे का जो परिवार होता है वो भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं और प्रत्येक तारे का अपना परिवार होता है, सौर, जिसे हम कहते हैं सौर परिवार। ठीक है। और सौर परिवार में क्या क्या होते हैं? सौर परिवार ग्रह होते हैं जो सूर्य के चारों, जो तारा होते हैं उसके चारों चक्कर लगाते हैं, और इसके अलावा उपग्रह होते हैं जो उसके जो ग्रह होते हैं ग्रहों के चारों चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ बोने ग्रह भी होते हैं जो सूर्य की अनिश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उसकी जो कक्षा होती है वो फिक्स नहीं होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं आकाशगंगा के बारे में। आकाशगंगा क्या होती है? तो अब हम बात करते हैं आकाशगंगा के बारे में, ठीक है। आकाशगंगा का मतलब होता है कि बहुत सारे तारे, यानी कि तारों का जो समूह होता है उसे हम कहते हैं आकाशगंगा। 100 अरब जब सूर्य मिल जाते हैं, 100 अरब सूर्य का जो समूह होता है उसे हम कहते हैं आकाशगंगा। सूर्यों का समूह, सूर्य का समूह यानी कि तारों का समूह। तारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारा जो सूर्य है, इस तरह के तारे 100 अरब तारे जब मिल जाते हैं उसे हम कहते हैं आकाशगंगा। ये तारे अलग अलग शेप में होते हैं जो एक केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे ये बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं, 100 अरब आकाशगंगा में हमारी एक आकाशगंगा है, उसका नाम है मिल्की वे, जिसमें हमारा सौर मंडल है, ठीक है। तो मैं मिल्की वे की बात करती हूँ कि मिल्की वे की जो आकृति है वो है सर्पिलाकार, इस तरह की है, ठीक है। ये इसके भुजाएं कहलाती है इसकी। तो मिल्की वे की इस तरह की आकृति है। इसमें क्या होता है कि ये इस तरह के ऐसे ऐसे सूर्य होते हैं जो इस तरह की शेप बनाते हैं। ये सूर्य होते हैं और सूर्य का समूह होता है, वो इस तरह इस आकृति में चक्कर लगाते हैं, इस केंद्र की चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस केंद्र को कहा जाता है बल्ज। जो आकाशगंगा का जो केंद्र होता है उसे कहते हैं बल्ज। और सारे जो तारे होते हैं वो तारे बल्ज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये तारे इस तरह के समूह में होते हैं। ये तारे इस तरह से होते हैं, व्यवस्थित क्रम में होते हैं, और ये बल्ज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ये इनका जो चक्कर लगाने का जो टाइम होता है वो भी फिक्स होता है। जैसे हमारा सूर्य होता है वो भी मिल्की वे की जो बल्ज है, केंद्र है, उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। वो 25 करोड़ वर्ष 25 करोड़ वर्ष में एक चक्र पूरा करता है हमारा सूर्य। अब हमारा सूर्य जब चक्कर लगाता है तो सूर्य का जो सौर मंडल है, सौर परिवार है, जिसमें ग्रह होते हैं। सौर परिवार में क्या क्या होता है? सौर परिवार में ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या होते हैं? इसके अलावा इसमें अन्य पदार्थ होते हैं, धूमकेतु होते हैं। धूमकेतु के अलावा जो उल्का आते हैं हमारे ग्रहों के ऊपर, वो भी होते हैं इसके अंतर्गत। इन सारी चीजों को हम बोलते हैं सौर परिवार, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
जब ये सूर्य इस आकाश गंगा के चारों चक्कर लगाता है तो सूर्य अपना जो साथ सौर परिवार होता है उसको भी साथ लेकर चक्कर लगाता है, ठीक है। तो सूर्य जब 25 करोड़ वर्ष में पूरा एक चक्कर पूरा करता है, मिल्की वे की बल्ज का एक चक्कर पूरा करता है, तो सूर्य अपना पूरा परिवार साथ में लेकर चक्कर लगाता है। हम छोटी कक्षा में पढ़ते हैं कि सूर्य स्टेबल है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ऐसा नहीं है, सूर्य भी मिल्की वे गैलेक्सी के जो केंद्र है बल्ज उसका चक्कर लगाता है। सूर्य के साथ बहुत सारे तारे हैं, 100 अरब तारे हैं जो सूर्य के साथ साथ मिल्की वे का जो केंद्र है उसके चारों चक्कर लगा रहे हैं। इस मिल्की वे गैलेक्सी के जैसे हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी के अंतर्गत भी 100 अरब इस सूर्य के जैसे तारे हैं, उनके सौर परिवार है जो अपने सौर परिवार को साथ में लेकर बल्ज का चारों चक्कर लगा रहे हैं। और उनमें अपने सौर परिवार के अंदर इतने उपग्रह है, ग्रह है, पदार्थ है, धूमकेतु है, वो साथ में लेकर वो बल्ज के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसके बाद कुछ फैक्ट है, जैसे हमारी गैलेक्सी जिसका नाम क्या है मिल्की वे, उसका आकार है वो सर्पिलाकार है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो गैलेक्सी होती है उनका आकार भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, कुछ सर्पिलाकार की होती है, कुछ अलग अलग प्रकार की होती है, कुछ सीधी लाइन में होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है। तो हमारी जो गैलेक्सी मिल्की वे है उसका जो आकार है इस प्रकार का है, सर्पिलाकार का। और ये है जो गैलेक्सी की भुजाएं कहलाती है, ये है जो आकाशगंगा की भुजाएं कहलाती है। हमारा जो सौर परिवार है यानी कि सूर्य है वो मिल्की वे की जो बाहरी जो भुजा है उस पर स्थित है। हमारा सूर्य है और सूर्य का जो परिवार है वो मिल्की वे गैलेक्सी के अंतर्गत है। मिल्की वे गैलेक्सी इस तरह की सर्पिलाकार है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मिल्की वे गैलेक्सी का जो आकार है वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, कुछ एक सीधी लाइन में होती है, कुछ इस तरह की होती है। तो मिल्की वे का जो आकार है वो सर्पिलाकार है, इस तरह का है। जो हमारा सौर मंडल है, हमारा जो सूर्य है और उसका परिवार है वो मिल्की वे की जो बाहरी से जो भुजा है उस पर स्थित है, ठीक है। और बाहरी जो भुजा है उसका नाम है ओरायन सिग्नल आर। ओरायन सिग्नल आर भुजा पर हमारा सौर मंडल स्थित है जो मिल्की वे के अंतर्गत है। और इसमें 100 अरब तारे हैं और 100 अरब तारों में हमारा सूर्य है, सौर परिवार है। ये है जो बल्ज है, इसमें सूर्य की संख्या बहुत ज्यादा इसमें पाई जाती है। बल्ज में सूर्य की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है, सूर्य सबसे अधिक बल्ज में पाए जाते हैं, इसी पार्ट में सबसे ज्यादा सूर्य पाए जाते हैं। और हमारा जो सूर्य है वो बहुत ज्यादा है इस केंद्र से, इसी कारण सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लग जाता है इस केंद्र का चक्कर लगाने में, ठीक है। और इसके बाद दूसरा फैक्ट है कि जो हमारा सौर मंडल मैंने आपको बता दिया, सौर मंडल इस सिग्नल के अंतर्गत है। इसके बाद कुछ फैक्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमारे ब्रह्मांड में सबसे छोटी जो आकाशगंगा है उसका नाम है विलियन-1। जो हमारी आकाशगंगा है मिल्की वे, उस आकाशगंगा के नजदीक जो आकाशगंगा है उसका नाम है एंड्रोमेडा, ठीक है। ये हमारी आकाशगंगा कितनी दूर है वो है, ये आकाशगंगा 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष मिल्की वे आकाशगंगा से दूर है। तो ये आंकड़ा है, ये पुराना आंकड़ा हो गया है। अब नवीनतम खोज की गई है, उसमें ये बताया गया है कि मिल्की वे आकाशगंगा की सबसे जो नजदीक आकाशगंगा है उसका नाम है कैनिस मेजर डवार्फ। ये आकाशगंगा है जो हमारी आकाशगंगा सबसे नजदीक आकाशगंगा है। पहले ये मानी जाती थी, अब ये मानी जाती है क्योंकि ये नवीनतम आंकड़ों के अनुसार है और ये है पुराने आंकड़ों के अनुसार। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार है कैनिस मेजर डवार्फ, ठीक है। ये कितनी दूर है, ये है 42,000 प्रकाश वर्ष, 42,000 प्रकाश वर्ष ये दूर थी। और ये है 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, तो ये ज्यादा नजदीक भी। तो इसी वजह से इसका आंसर ये आएगा। तो इसी वजह से सबसे नजदीक है कैनिस मेजर डवार्फ। इसके बाद बात करते हैं सबसे बड़ी आकाशगंगा कौन सी है हमारे ब्रह्मांड की, तो वो है IC 1101। ये हमारे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा है। ये हमारे आकाशगंगा मिल्की वे से बहुत ज्यादा दूर है, ये नजदीक नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टार के बारे में, यानी कि तारों के बारे में। तारे क्या होते हैं, तो तारे होते हैं वो आकाशगंगा का प्रमुख भाग होते हैं, यानी कि आकाशगंगा तारों से ही मिलकर बनती है। जब बहुत सारे तारे मिल जाते हैं, एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, एक केंद्र का चक्कर लगाने लग जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं आकाशगंगा। तो तारे आकाशगंगा का प्रमुख भाग होता है।
तारे किससे मिलकर बनते हैं? तो तारे एक गैसों का समूह होता है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस होती है, 71%, 71% हाइड्रोजन गैस होती है। इसके अलावा हीलियम होती है, 26.5% होती है हीलियम गैस। इसके अलावा कुछ अन्य गैसें होती है, 2.5% कुछ अन्य गैसें होती है। तो इसमें सबसे ज्यादा गैस होती है वो होती है हाइड्रोजन गैस। इसी वजह से जिसके कारण क्या होता है, सूर्य में हाइड्रोजन गैस में टकराव होता है और नाभिकीय संलयन होता है और वो लार्ज यानी कि रेड सुपर जायंट में बदल जाता है। ये चीज है जो हम पढ़ते हैं ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है ये बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सूर्य के बारे में बात कर लिए कि सूर्य में हाइड्रोजन मतलब एक गैसों का समूह होता है जिसके हाइड्रोजन होती है, हीलियम होती है और कुछ अन्य गैसें होती है। ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है? तो ब्लैक होल का निर्माण नेबुला से होता है। नेबुला एक धूल कणों का बादल होता है। इससे सूर्य का निर्माण होता है। सूर्य का आकार बहुत बड़ा होता है तो वो बदलता है, नाभिकीय संलयन होता है उसके अंतर्गत और घूर्णन होता है और ब्लैक होल में बदल जाता है। अगर उसका आकार छोटा है तो वो रेड जायंट में बदलता है। उसके बाद उसमें विस्फोट होता है और वो विस्फोट होने के बाद में वो अपनी ऊष्मा को खो देता है और वो ऊष्मा खोने के बाद में वो श्वेत बोरा तारा में बदल जाता है, ठीक है। तो ये जो धूल कणों का जो बादल होता है उसे हम कहते हैं नेबुला। ये अगर ये आकार में बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो ये आकार में बड़ा होने की वजह से ये बड़े तारे में बदल जाता है। अगर इसका आकार छोटा है तो ये छोटे तारे में बदल जाता है। अगर इसका आकार बड़ा है तो ये बड़े तारे में बदल जाता है। अब जो ब्लैक होल होता है वो आकार के अनुसार ही ब्लैक होल बनता है। अगर सूर्य का आकार बहुत ज्यादा बड़ा है तो ब्लैक होल बदलेगा। अगर सूर्य का आकार छोटा है तो श्वेत बोरा तारा बनेगा। हमारा जो सूर्य है वो इस स्टेज में आ गया है, यानी कि अंतिम जो प्रत्येक सूर्य की मृत्यु होती है, ठीक है, या तो बनता है ब्लैक होल या बनता है श्वेत बोरा तारा। तो हमारा जो सूर्य है वो इस लाइन में चला गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा सूर्य का जो साइज है वो छोटा है। इसकी वजह से जब भी इसकी मृत्यु होगी तो वो श्वेत बोना तारा बनेगा। हमारे सूर्य से ब्लैक होल नहीं बन सकता है क्योंकि हमारा सूर्य है उसका साइज बहुत छोटा है। ये नेबुला होता है, वो धूल के कणों का बादल होता है। अब अगर इसका जो आकार है बड़ा होता है तो इसमें नाभिकीय संलयन होता है। जो ये गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, इसमें टकराहट होती है। टकराहट होने की वजह से नाभिकीय संलयन होता है और करोड़ों वर्षों के बाद में, ये अचानक घटना नहीं होती है, ये निरंतर चलती रहती है और बहुत समय के बाद ये चीजें होती है। करोड़ों वर्षों के बाद में ये तारा बड़ा तारा होता है, ये सुपर जायंट में बदलता है। सुपर यानी कि लाल दानव तारे के रूप में बदल जाता है और इसके अंतर्गत क्या होता है कि घूर्णन हो जाता है। उस समय सारी चीजें होती है वो आपस में घूर्णन करती है जिसकी वजह से ये सुपरनोवा में बदल जाता है। सुपरनोवा के बाद में ये धीरे धीरे करोड़ों वर्षों के बाद में ब्लैक होल में बदल जाता है। ये जो सारी जो स्टेज होती है वो करोड़ों वर्षों के बाद में होती है। जैसे लार्ज तारा होता है वो करोड़ों वर्ष के बाद में रेड सुपर जायंट में बदलता है। उसके बाद करोड़ों सालों बाद में वो सुपरनोवा बदलता है। उसके बाद करोड़ों सालों के बाद में वो ब्लैक होल बदलता है। ब्लैक होल एक ऐसी चीज होती है जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है और ये ब्लैक कलर का होता है। इसमें गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि ये प्रकाश को भी अपने ओर खींच लेता है, ठीक है। और श्वेत बोना तारा किस तरह से बनता है? श्वेत बोना तारा भी धूल के कणों से, नेबुला से बनता है। अगर इसका आकार छोटा है तो ये करोड़ों वर्षों के बाद में रेड जायंट में बदलता है। इसे कहते हैं लाल दानव तारा। ये होता है लाल कलर का, ठीक है। लाल दानव तारे में बदलता है। लाल दानव तारे के बाद में करोड़ों वर्षों के बाद में इसमें एक विस्फोट होता है। विस्फोट होने के बाद में ये जो अपना ऊष्मा होती है उस ऊष्मा को छोड़ देता है, त्याग देता है उस ऊष्मा को, जिसकी वजह से ये सफेद हो जाता है, जिसे हम कहते हैं श्वेत बोना तारा। और वो जो सूर्य की अंतिम अवस्था कहलाती है या फिर सूर्य की मृत्यु अवस्था कहलाती है। तो हमारा जो सूर्य है वो इस स्टेज से निकल करके और इस स्टेज से निकल करके इस स्टेज में आने वाला है कि इसके बीच में है।
इसका मतलब है कि जब भी मृत्यु होगी तो श्वेत बोना तारा बनेगा, ठीक है, ब्लैक होल नहीं बन सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल, आकाश में बहुत सारे सौर मंडल होते हैं, तो हम मिल्की वे गैलेक्सी के अंतर्गत जो हमारा सौर मंडल है हमारे सौर मंडल के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे सौर मंडल के बारे में, यानी कि हमारे सौर मंडल में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, प्रत्येक सौर मंडल में क्या क्या चीजें, मैं प्रत्येक सौर मंडल की बात कर रही हूँ, ठीक है। प्रत्येक सौर मंडल का मतलब है कि जितनी भी गैलेक्सीज है उसमें तारे होते हैं, उन तारों के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती है, उन तारों का जो परिवार होता है, सभी तारों का परिवार होता है अपना अपना। उन तारों के सूर्य है, उन सूर्य की जो परिवार होता है सौर परिवार, ठीक है, उसमें आमतौर पर क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में पहले मैं बात कर लेती हूँ। उसमें एक तो होता है ग्रह, मुख्य मुख्य चीजें क्या क्या होती है, एक होता है ग्रह, एक होता है उपग्रह, ठीक है, और एक होता है धूमकेतु, धूलकण, और होते हैं क्षुद्र ग्रह, और गैसें होती है आदि। कुछ अन्य चीजें भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो उसको हम इतने ज्यादा देख भी नहीं सकते, ठीक है। तो मुख्य चीज क्या होती है सौर परिवार में, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, धूल के कण, धूलकण, क्षुद्र ग्रह और गैसें होती है, ठीक है। तो हमारा जो सौर परिवार है उसमें क्या क्या है, हमारे सौर परिवार में यानी कि जो सूर्य है उसके चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। अभी तक 8 ग्रहों की खोज हुई है, ठीक है। पहले 9 ग्रह माने जाते थे, प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में इसको हटा दिया गया है और इसको बोना ग्रह माना गया है। इसको प्लूटो को बोना ग्रह माना गया है, बोना ग्रह, ठीक है। तो हमारे सौरमंडल में क्या क्या है, हमारे सौरमंडल में एक तो है 9 ग्रह है, 8 ग्रह है, प्लूटो को हटा दिया गया ना, ठीक है। तो 8 ग्रह कौन कौन से, 8 ग्रह में सबसे पहले है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये हमारे सौर मंडल के ग्रह हैं। ऐसे ग्रह सभी तारों में सभी तारों में चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। ये हमारे सौर मंडल की मैं बात कर रही हूँ। ऐसे सौर मंडल बहुत सारे हैं, वो उसके अपने अपने इस तरह के ही ग्रह है जो उनके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। उसमें इन सभी ग्रहों में सिर्फ एक पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, तो कहीं ना ये हमारे एक सौरमंडल में एक पृथ्वी है जिस पर जीवन है, तो इतने कितने लाखों अरबों की संख्या में इतने तारे हैं, इतनी गैलेक्सियां है, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मनुष्य हमारे जिस तरह से पृथ्वी पर रह रहे हैं वैसे भी वहां भी रह रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, कुछ बोनी ग्रह है। बोनी ग्रह किसे कहते हैं, ये ग्रह है वो सूर्य की एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जैसे हमारी सूर्य है तो बुध है वो निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, ये इसकी कक्षा है, ये इसी कक्षा में ही चक्कर लगाता है, इसकी कक्षा चेंज नहीं होती है, ऐसे चेंज नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद में बुध के बाद में जो शुक्र है, शुक्र की भी निश्चित कक्षा है, पृथ्वी की भी निश्चित कक्षा है, सभी ग्रहों की निश्चित कक्षा है, ठीक है। लेकिन बोना ग्रह है उनकी निश्चित कक्षा नहीं होती है। ऐसे ग्रह होते हैं जो जिनकी कक्षा निश्चित नहीं होती है, उसे हम कहते हैं बोना ग्रह। तो प्लूटो है, जब प्लूटो को खोजा गया था तो ग्रह ही मान लिया गया था, क्योंकि वो भी सूर्य के चारों चक्कर लगा था, तो उसको ग्रह मान लिया गया था। लेकिन बाद में पता चला कि इसकी जो कक्षा है वो निश्चित नहीं है, तो उसको ग्रह से हटा करके बोना ग्रह रखा गया था। ये कब किया गया था, ये 2006 में किया गया था। इसके अलावा हमारे सौरमंडल में क्या क्या है, इसके अलावा हमारे सौरमंडल में क्या क्या है,
देखिए जो हमारा मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह, ठीक है, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के, ये हमारा मान लो सूर्य है, ठीक है, बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में एक क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। इसमें बहुत सारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, यानी कि पिंड पाए जाते हैं, ठीक है। ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है और ये ही उल्का होते हैं, ये उल्का पिंड होते हैं जो ग्रहों पर गिरते हैं। ये इन्हीं से ही निकलते हैं, इसी पट्टी से निकल कर आते हैं। तो हमारे जो पृथ्वी पर जो उल्का पिंड आते हैं उनकी रक्षा सबसे ज्यादा बृहस्पति करता है। हमारे पृथ्वी पर जो उल्का पिंड आते हैं उसकी रक्षा सबसे ज्यादा करता है, वो करता है बृहस्पति करता है। सबसे ज्यादा सुरक्षा पृथ्वी की इन क्षुद्र ग्रहों से करता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। इसके अलावा कुछ फैक्ट है, जैसे शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह है जो परिक्रमा, सूर्य की जो परिक्रमा है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में कर रहे हैं, पूर्व से पश्चिम। दो ही ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगा रहे हैं और बाकी सभी ग्रह वो लगा रहे हैं पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व लगा रहे हैं। तो ये अलग है, यानी कि सूर्य, शुक्र और अरुण ग्रह वो पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्कर लगा रहे हैं, यानी कि सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। बाकी सभी ग्रह वो पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि बाकी सभी ग्रहों में जो सूर्य होता है वो पूर्व दिशा में उगता है और शुक्र और अरुण में ये सूर्य होता है वो पश्चिम दिशा में उगता है और पूर्व में वो अस्त होता है, ठीक है। वो उदय होता है पश्चिम में और अस्त हो जाता है पूर्व में हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें, इंपोर्टेंट बातें थी। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।